देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ये आपका फर्ज बनता है कि आप मास्क जरूर पहने ताकि आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रख सके। मास्क पहनने के लिए न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और आज हर देशवासी का यही संकल्प है कि मास्क पहनना है और कोरोना को हराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल पहुंची 4 सदस्यों वाली केंद्रीय टीम आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेगी। इस टीम को राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले ये टीम बैरकपुर पहुंची। इस टीम के सदस्यों ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। टीम में शामिल अधिकारियों ने वहां एक-एक कर लोगों से बात की और हालात के बारे में जानकारी जुटाई। हालात का जायजा लेने के बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में कुछ लोगों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 पुलिस वालों को नोटिस भेजा गया। इस हमले के लिए केंद्रीय मंत्री ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने खुद इस घटना का वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें दिखा कि जैसे ही केंद्रीय मंत्री का काफिला वहां के एक इलाके में पहुंचा तो पहले से जुटी भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले कि मंत्री के सुरक्षा कर्मी उनकी गाड़ी को वहां से निकालते, भीड़ ने हमला तेज कर दिया। अचानक भीड़ में शामिल किसी शख्स ने एक बड़ा डंडा गाड़ी की तरफ फेंका, जो खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर पहुंच गया। चलो। हालात बिगड़ते देख तुरंत वी मुरलीधरन के काफिले को वहां से निकाला गया। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हुए इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। घटना वाली जगह से कुछ दूरी पर बाकी लोगों ने घायलों को पानी पिलाया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता। केंद्र के इस हमले पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই, কেন গ্রামে গ্রামে কি উস্কাচ্ছেন और दंगार प्ररोचना दिच्छेन আমি জানি না। साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। तो वहीं बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों की टीम बंगाल भेजी, जो वहां के हालात की समीक्षा करेगी और उसके बाद इस पर एक रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से भी कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी, लेकिन राज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि बंगाल में हिंसा जारी है और मांगने पर भी राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को अब अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। यह आदेश दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक आंध्र या फिर तेलंगाना से जो भी ट्रेन, बस या फिर विमान के जरिए दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिन इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटीन में रहना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है या फिर जिनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें 7 दिन घर पर क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन ये रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों राज्यों में कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के मिलने के बाद ये आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद भी सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों का मजाक बनाया जा रहा है। यूपी सरकार ने पूरे राज्य में पाबंदियों के साथ सब्जी मंडियों को तय वक्त के लिए खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन जब सब्जी मंडियां खुली तो कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद वहां सब्जियां बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। सब्जी मंडी में किसी आम दिन की तरह ही चहल पहल दिखी। लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। कुछ लोगों ने तो मास्क भी पहनना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो प्रशासनिक दावे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खोली जाएंगी, वो बिल्कुल हवा हैं। कुछ ऐसे ही हालात कोरोना से लड़ रहे वाराणसी में भी दिखाई दिए, जहां की एक सब्जी मंडी में सुबह सुबह भीड़ इकट्ठा हो गई। बड़ी तादाद में ऐसे लोग दिखे जिनके मुंह पर मास्क नहीं थे। इतना ही नहीं, 2 गज की दूरी जिसे कोरोना से बचने के लिए जरूरी बनाया गया, उसे सब्जी मंडी में आए लोग भूल ही गए, क्योंकि इस बात की फिक्र न तो सब्जी बेचने वालों को थी और न ही सब्जी खरीदने वालों को। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के सभी सांसदों के साथ एक बैठक करेंगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह करीब 11 बजे होगी। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इससे पहले भी सोनिया
कोरोना महामारी को लेकर अपनी चिंता जता चुकी हैं और इसके साथ ही इस मुद्दे पर कई बार केंद्र सरकार को भी घेर चुके हैं। आपको बता दें, देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार ने सभी को चिंता में डाल दिया है। एक दिन पहले कोरोना के रिकॉर्ड 4,12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 3,980 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। अमेरिका के कई राज्यों में मौसम की मार ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से गिरे पेड़ों ने कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई मिसिसिपी से, जहां एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर घर के अंदर धंसा नजर आया और पेड़ के वजन से लकड़ी से बना मकान तहस नहस हो गया। इसी तरह की तबाही आसपास के कई मकानों में देखने को मिली। एक और घर में एक लहीम शहीम पेड़ का तना घर की छत को चीरकर मकान के अंदर घुस गया। ये पेड़ जड़ से तो नहीं उखड़ा था, लेकिन तेज हवाओं से इसका मोटा तना बीच से टूटकर मकान पर ऐसा गिरा कि छत और दीवार पूरी तरह नष्ट हो गई। इस टूटे पेड़ ने भी घर के अंदर खासी तबाही मचाई और भारी भरकम पेड़ के गिरने से वहां रखा लकड़ी, प्लास्टिक और कांच का सामान टूटी फूटी हालत में बेतरतीब ढंग से बिखरा मिला। मिसिसिपी ही नहीं, आर्कनसास से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां तेज हवाओं से गिरे एक पेड़ ने एक छोटी बच्ची के कमरे को तितर-बितर कर दिया और कमरे के फर्श से लेकर बिस्तर तक कांच के टुकड़े बिखरे दिखे। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तब बच्ची अपने कमरे में नहीं थी। That's my little girl's bed right there. फिलहाल अमेरिका में जहां जहां भी तूफान से ऐसी तबाही हुई है, वहां टूटे पेड़ों को काटने और मलबा हटाने का काम जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक एयर एम्बुलेंस की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। ये एयर एम्बुलेंस नागपुर से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, जिसके बाद आनन फानन में मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की सारी तैयारियां पूरी की गई। इस दौरान विमान आसमान में मंडराता रहा। विमान में आग न लगे, इसके लिए वहां पहले से ही दमकल कर्मी तैनात थे, जिन्होंने लैंडिंग होते ही विमान पर पानी की बौछार शुरू कर दी। हालांकि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान को बिना किसी नुकसान सुरक्षित उतार लिया। बताया गया कि इस एयर एम्बुलेंस में मरीज और डॉक्टर समेत 5 लोग सवार थे, जिन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लाखों फैंस के दिलों की धड़कन एक्टर सलमान खान की फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई के गाने सीटी मार ने रिलीज के हफ्ते भर में ही करोड़ों व्यूज बटोर लिए। यह फिल्म 13 मई को ईद पर सिनेमाघरों के साथ कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीटीएच चैनलों पर भी रिलीज होगी। जिसके गाने सीटी मार में सलमान का अंदाज दर्शकों को इतना लुभा रहा है कि इसने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अकेले इस गाने को अब तक करीब 10 करोड़ बार देखा जा चुका है। गाने में सलमान के डांस के स्टेप ने तो लोगों को कायल बनाया ही, एक्टर दिशा पाटनी की अदाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। गायक कमाल खान और सलमान की करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने यह गाना गाया है, जो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने दावा किया कि बहुत जल्द कोरोना मरीजों की तादाद में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए एक मॉडल तैयार किया था, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया। हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल है उसके अनुसार अभी अगले कुछ दिनों में अपने अधिकतम स्तर पर होगा और उसके बाद फिर कम होना प्रारंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस ने यूरेनियम की सौदेबाजी के मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि एटीएस ने यूरेनियम के साथ जिगर पंड्या और अबू ताहिर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एटीएस को खबर मिली कि जिगर पंड्या नाम का शख्स उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उस पर एक टीम नजर रखने लगी। पता चला कि मुंबई के मानखुर्द में इसको बेचा जाएगा, लिहाजा उसको फौरन दबोच लिया गया। जिसके बाद पूछताछ में उसने अबू ताहिर का नाम लिया, तो एटीएस ने उसको भी पकड़ लिया। तब पता चला कि यूरेनियम को कबाड़ के बीच छिपा कर रखा गया। तब एक टीम ने जाकर 7 किलो यूरेनियम को वहां से बरामद किया, जिसकी कीमत बाजार में 21 करोड़ बताई जा रही। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने भी यूरेनियम की पुष्टि कर दी, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इसकी जांच एक निजी लैब से कराई थी, जिसकी तलाश चल रही है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है।
लॉकडाउन के दौरान बिहार में कुछ जगहों पर प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें पूर्णिया से भी सामने आई। जहां एक स्कूल के कम्युनिटी किचन के खुलने के बाद कई लोगों ने वहां पहुंचकर अपनी भूख मिटाई। खाने में उन्हें दाल, रोटी, सब्जी और पापड़ परोसे गए। लोगों के लिए वहां आराम करने का इंतजाम भी किया गया। इस बीच जिले के डीएम राहुल कुमार और एसपी दयाशंकर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और ये देखा कि जिस मकसद से इस कम्युनिटी किचन को खोला गया है वो पूरा हो रहा है या नहीं। इनको खाने पीने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। राजधानी पटना में भी जिला प्रशासन ने गरीबों की मदद के लिए 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन खोला। उन्हीं में एक जगह से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई लोग वहां खाने के लिए एक लाइन में खड़े दिखे। 2 वक्त का भोजन यहाँ पर दिया जाएगा। जो बेसहारा लोग रहेंगे, गरीब रहेंगे, मजदूर, उनके लिए। कोरोना वायरस को देखते हुए एक स्कूल में खुले इस कम्युनिटी किचन में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया। पंजाब के रोपड़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन नहर में बहते मिले। इलाके के लोगों ने नहर में बहती दवाइयों को देखकर इसका वीडियो बना लिया, जिसमें काफी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन पानी में बहते दिखाई दिए। अब नहर विच भाखड़ा मेन लाइन च आ केड़ी दवाई गिरी हुई है। इन दवाओं की वैसे भी देश में भारी किल्लत है। ऐसे में इनके पानी में बहने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस वहां पहुंची और दवाओं को पानी से बाहर निकलवाया। बड़ी तादाद में इंजेक्शन देख लोग भी हैरान रह गए। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर ने इन दवाओं के नकली होने का शक जताया। जो क्लेम है, जो लेबल क्लेम है, उससे कुछ ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये स्पूरियस ड्रग हो सकती है। ये इंजेक्शन किसके हैं और ये नहर में कैसे पहुंचे, पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई। ग्रीस में श्रम कानूनों में बदलाव की मांग पर राजधानी एथेंस समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लोगों ने ईस्टर की वजह से 1 मई को टाले गए मजदूर दिवस कार्यक्रमों पर भी नाराजगी जताई और इन मुद्दों पर अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी ग्रीस के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतर आए। राजधानी एथेंस से आई सामने तस्वीरों में लोग जुलूस निकालते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में अलग अलग सेक्टरों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी कोरोना काल में खुद के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए। इसके साथ ही जगह जगह पुलिस की टीमें भी तैनात रही ताकि कोई हंगामा ना हो। लेकिन खबर है कि इन प्रदर्शनों से देश के कई शहरों में ट्रैफिक जैम हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया। पिछले 3 दिन में पेट्रोल की कीमतों में 60 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। कई शहरों में तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने भी तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए एक ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कई लोगों ने भी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर चिंता जताई। आम आदमी तो इससे बहुत परेशान है। जो रोज का कमाने वाला है वो क्या करे। मेजबान बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 23 मई से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। सीरीज के तीनों मैच राजधानी ढाका में खेले जाएंगे। श्रीलंका की टीम 16 मई को ढाका पहुंच जाएगी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। यह लॉकडाउन 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी 2 हफ्ते का होगा। सरकार ने राज्य में होने वाले सभी तरह के शादी समारोह पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि घर के भीतर और कोर्ट में शादी करने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें भी सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही डीजे, बारात, यहां बहुभोज की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पूजा अर्चना घर पर रहकर ही करें। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। जम्मू में एक सरकारी अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर निजी अस्पताल भेजे जाने पर हंगामा हो गया। बताया गया कि उस निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद सरकारी अस्पताल ने अपने कोटे से कुछ सिलेंडर वहां भेजने का फैसला लिया। लेकिन इससे वहां भर्ती मरीजों के तीमारदार भड़क गए। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे पुलिस के ट्रक को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच भी काफी कहासुनी हुई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर सिलेंडर बाहर भेजने का भी आरोप लगाया। ये सरकारी हॉस्पिटल वाले और सरकारी सिलेंडर भर के ये नारायणा हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने ऊपर से आए आदेश की दलील दी और फैसले का बचाव किया। उनको लगा कि वहाँ ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने फोर्स किया कि आप फटाफट 30 सिलेंडर्स भेजिए। बाद में प्रशासन ने अस्पताल के कोटे के ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाने का भरोसा दिया।
तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। बिहार में लागू लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। शुरू कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है, ताकि लोग अपने घरों में रहें। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। ऐसे लोगों पर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस बिना जरूरी काम के बाहर निकले लोगों पर डंडे बरसाती नजर आई। पुलिस ने मुहिम सभी इलाकों में चलाई। इस दौरान जिसने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उसकी पिटाई की गई। एक आदमी तो पुलिस की मार से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। कोविड चेन को तोड़ने के लिए जितना भी सख्ती किया जा रहा है, सख्ती किया जा रहा है। राजधानी पटना में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाया गया। पाबंदी के बावजूद भी वहां कई लोग सड़कों पर घूमते दिखे, जिनकी पुलिस ने डंडों से पिटाई की। इसी तरह की तस्वीरें राज्य के सभी जिलों से सामने आई। आखिरकार इंसान के मंगल ग्रह की सैर करने का सपना अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गया। इस मिशन के लिए अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के बनाए टेस्ट रॉकेट ने उड़ान तो आराम से भरी ही, इस बार वो लैंडिंग करने में भी कामयाब रहा, जो कि इससे पहले तक दूर की कौड़ी लग रहा था। सामने आई तस्वीरों में 160 फीट ऊंचा रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार दिखा और इंजन चालू होते ही वो मिशन पर निकल पड़ा। बादलों को चीरते हुए वो आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और महज 6 मिनट की उड़ान के बाद धरती पर लौट आया। रॉकेट जैसे खड़े खड़े ऊपर गया था, ठीक उसी तरह उसने लैंडिंग भी की। उसके धरती पर लौटते ही इतना धुआं उड़ा कि उसके गुबार में रॉकेट छिप ही गया। ये देखकर कमेंटेटर भी गफलत में पड़ गए कि कहीं एक बार फिर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वो तो जब धुआं छटा तब जाकर सबकी जान में जान आई। You can see on the live video we are down. The Starship has landed. इससे पहले 4 बार स्पेसएक्स के टेस्ट रॉकेट उड़ने के बाद जमीन पर सही सलामत वापस पहुंच ही नहीं पाए थे, लेकिन कंपनी की 5वीं कोशिश रंग लाई और इस बार रॉकेट आसमान को छूकर धरती पर आराम से लौट भी आया और चट्टान की तरह शान से खड़ा दिखा। न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी अगले हफ्ते दिल्ली से इंग्लैंड रवाना होंगे। आईपीएल में शामिल न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन समेत कुछ खिलाड़ी 11 मई को दिल्ली से इंग्लैंड रवाना होंगे। 2 जून से मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होगा। कानपुर में कुछ लोगों ने घरों में कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों तक खाना पहुंचाने का काम शुरू किया। ये लोग मुफ्त में मरीजों तक खाना पहुंचाते हैं। उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं। हरिद्वार में लागू पाबंदियों के बावजूद गंगा घाट और आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ दिखी। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान तक नहीं रखा। कोरोना संकट में जैकलिन फर्नांडिस ने मुंबई में जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से खाना बांटा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आरएसएस से जुड़े सेवा भारती नाम के संगठन ने लक्ष्मी नगर में एक आइसोलेशन सेंटर शुरू किया, जिसमें मरीजों के लिए सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीमीटर का इंतजाम किया गया है। जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं, उनके लिए इसी तरीके से रात के सोने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। सेवा भारती से जुड़े लोगों ने बताया कि इस तरह के 10 सेंटर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरू किए गए हैं, जिनमें करीब 480 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। इन सेंटरों में कम और हल्के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। हमारा ये प्लान है कि हम 1000 बेड्स की कैपेसिटी विद इन 2 डेज हम लोग और अरेंज करें। जैसे आप ये देख रहे हैं, हम ये हमारा जो फैसिलिटी है वो कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 25 ड्रग्स तस्करों को मार गिराया। एक इलाके में उन बदमाशों के छिपे होने की खबर मिलते ही पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे ड्रग्स तस्करों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए मकानों की छत पर चढ़ गए। लेकिन तब तक पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जमीन के साथ साथ आसमान से भी उन पर नजर रखी गई, जिससे घबराकर वो एक मकान से दूसरे मकान पर भागते दिखाई दिए। हालांकि इन तरकीबों से भी उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने वहां मौजूद सभी ड्रग्स तस्करों को एक एक कर गोली मार दी। खबर है कि इस ऑपरेशन में पुलिस के एक अधिकारी की भी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 2 झटके लगे। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की मीडिया पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी और अपने आदेश में लिखा कि अदालत में जो भी होता है उसे रिपोर्ट करना मीडिया का अधिकार है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके पीछे यह वजह बताई गई कि हाईकोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ मौखिक था और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे रद्द करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि जज ने यह नसीहत जरूर दी कि हाईकोर्ट को भाषा के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा।
5 राज्यों में चुनाव के दौरान जुटी भारी भीड़ और कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इसके लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिसके खिलाफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। इसी याचिका में कोर्ट में जिरह को मीडिया में रिपोर्ट करने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने फिर से लोगों में खौफ भर दिया है। पिछले 24 घंटे में 62,194 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि कल के मुकाबले करीब 4,500 से ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 853 लोगों की जान चली गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 63,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई में पिछले एक दिन में 3,056 नए मरीज सामने आए, जबकि 69 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मीटिंग में उनको देश भर के अलग अलग राज्यों और जिलों में मरीजों और इलाज की सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने उन जिलों को लेकर चिंता जताई जहां या तो मरीज बहुत ज्यादा हैं या जहां ऑक्सीजन और आईसीयू के बेड 60% से ज्यादा भरे हुए। इसके बाद उन्होंने रेमडेसिविर समेत दूसरी दवाओं के उत्पादन और टीका अभियान पर चर्चा की और यह निर्देश दिया कि किसी भी राज्य में लॉकडाउन या प्रतिबंधों की वजह से वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी न पड़े। बंगाल में कोरोना से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 18,431 कोरोना मरीज मिले। वहीं इस दौरान 117 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। आपको बता दें, राज्य में फिलहाल 1,22,774 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु के पोल्लाची से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पथराव कर रहे लोगों को एक हाथी ने दौड़ा दिया। वहां हाथियों का एक झुंड जंगल से भटककर बाहर आ गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हाथियों को जंगल के अंदर खदेड़ने के लिए लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी हाथी को लकड़ी से भी मारता दिखा। शोर शराबे के बाद हाथी जंगल की तरफ लौटने लगे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उनका पीछा करते रहे। उनकी इस हरकत से एक हाथी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद बुरी तरह भड़के हाथी ने पत्थर मारने वाले को दौड़ा दिया। हाथी उनके बेहद करीब पहुंच गया। हालांकि उन्होंने एक चट्टान पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हाथी के इस हमले से बचने के लिए कुछ लोग तो पेड़ पर चढ़ गए। हालांकि इसके बाद भी वो लोग नहीं सुधरे और उन्होंने हाथी को परेशान करना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बाद में यह हाथी जंगल के अंदर चला गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां जिले के लोहरगुआ गांव में 40 से ज्यादा लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया। बताया गया कि 27 अप्रैल को जांच के दौरान गांव के एक लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन प्रशासन ने उसे क्वारंटीन नहीं किया। लिहाजा वो लड़का न सिर्फ गांव भर में घूमता रहा, बल्कि 29 अप्रैल को एक शादी समारोह में भी वो शामिल हुआ। इस लापरवाही के 2 दिन बाद ही गांव के कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उनकी जांच की गई तो 40 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे गांव को सील कर दिया। अब इस गांव में किसी को जाने की इजाजत नहीं है और ना ही इस गांव का कोई आदमी बाहर जा सकता है। कोरोना संकट में जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा मांग है, उसे बनाने वाली एक कंपनी के अंदर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। ये कंपनी महाराष्ट्र के पालघर में है, जिसमें 24 घंटे इस इंजेक्शन को बनाने का काम जारी है, ताकि अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से न जूझना पड़े। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे पीपीई किट पहनकर कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भी गए, जहां अलग अलग चरणों में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने का काम होता है। इस कंपनी में दवा का घोल बनाने से लेकर उसे शीशियों में भरने तक का काम मशीनों से किया जाता है। वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। बताया गया कि तमाम चुनौतियों के बाद भी वहां के सारे कर्मचारी दिन रात काम में लगे हैं ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी रेमडेसिविर बनाने वाली इस कंपनी का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से रेमडेसिविर बनाने वाली सभी कंपनियों को ज्यादा मात्रा में कच्चा माल मुहैया करवाने की मांग की। ऐसी कंपनियों के पास और 30 लाख बना रही, उसको 50 लाख बनाने की कैपेसिटी है, तो रॉ मटेरियल किसी तरीके से एयरलिफ्ट कराइए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ने पर इसकी कालाबाजारी भी तेज हो गई, इसलिए सरकार की कोशिश है कि उसका उत्पादन बढ़ाकर कालाबाजारी को रोका जा सके। मॉनसून तय समय पर पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि इस साल मॉनसून अपने तय वक्त यानी 1 जून तक केरल पहुंच जाएगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन पांडु का चेन्नई में कोरोना से निधन हो गया। वो 74 साल के थे। आईपीएल खेलने भारत आए ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी मालदीव पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये खिलाड़ी वहीं से अपने देश के लिए रवाना होंगे, क्योंकि कोरोना खतरे की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा रखी है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कोरोना संकट की वजह से इस बार ईद नहीं मनाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में परेशान लोगों की मदद करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मदद की अपील की। बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के एक विवादास्पद ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। इस ट्वीट पर कांग्रेस भड़क गई और प्रज्ञा ठाकुर के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से की, राक्षसी। किस हद तक गिरेगी भाजपा के सांसदों की भाषा। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी भी सामने आई और प्रज्ञा ठाकुर के बयान से खुद को अलग कर लिया। साध्वी प्रज्ञा क्या कहते हैं, उनके विचार हैं। पंजाब में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 8,874 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना ने 154 लोगों की जान ले ली। वहीं इस दौरान 5,126 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। आपको बता दें, लुधियाना में सबसे ज्यादा 1257 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में इस महामारी की वजह से अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 66,568 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना संकट पर जारी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अस्पताल में खाली बेड का पता खुद करवाया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि जज को यह जानकारी दी गई कि राजधानी के जीटीबी अस्पताल में बेड खाली है। उसी वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच वो खुद करेगी कि ऐसा है भी या नहीं। फौरन अदालत के सलाहकार ने अस्पताल को फोन किया। पहले तो किसी ने फोन नहीं उठाया और दोबारा कॉल करने पर जब फोन उठा तो उधर से बताया गया कि कोई बेड खाली नहीं, जिस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अपना सिस्टम चुस्त दुरुस्त करने की नसीहत दी। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी पटना में तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं। वहीं राज्य में एक बार फिर नए कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,126 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी पटना में मिले, जिनकी संख्या 3,665 रही। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,151 पहुंच गई है, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 13,364 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम से एम्बुलेंस के लिए लाखों की वसूली का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। न्यूज़ 18 के धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट है कि एक एम्बुलेंस चालक पर गुरुग्राम से पंजाब के लुधियाना तक जाने के लिए करीब 1.25 लाख रुपए वसूल करने का आरोप है। परिवार का दावा है कि शहर में बेड न मिलने की वजह से कोरोना मरीज को पंजाब के लुधियाना में इलाज के लिए ले जाना पड़ रहा, लेकिन इसके लिए किराए के नाम पर लाखों रुपए लिए। लिहाजा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन वहां की एम्बुलेंस यूनियन ने सफाई दी कि यह एम्बुलेंस उनके यहां की है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,846 नए मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान इस महामारी ने 212 लोगों की जान ले ली। लेकिन सिर्फ इस दौरान 377 लोगों को ही अस्पताल से छुट्टी मिली, जो कि चिंता की बात है। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,245 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 9,950 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में दिन के वक्त अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिन से गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए यह बारिश राहत बनकर आई।
और बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई। कई इलाकों में बारिश थमने के बाद भी बादल छाए रहे। हालांकि इस बार दिल्ली एनसीआर में ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके साथ चली तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। मौसम विभाग था, उनका अनुमान था कि आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली और उसके आसपास बारिश हो सकती है। बारिश से पहले बहुत देर तक आसमान में काले बादल छाए रहे और दिन के वक्त कुछ इलाकों में तो अंधेरा सा छा गया। कई गाड़ियों को अपनी लाइट जलाकर सड़क पर चलना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया, यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ दिन गर्मी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना के हालात पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले अदालत ने केजरीवाल सरकार को बड़ा आदेश दिया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने राजधानी के मरीजों को इलाज के लिए जरूरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने का हुक्म सुनाया है, जिसके पीछे ये दलील दी गई है कि संविधान लोगों को जीने का अधिकार देता है और उनके इस अधिकार की रक्षा करना हाई कोर्ट का काम है, इसलिए ये आदेश देना पड़ा। 52 साल के कोरोना मरीज की याचिका पर यह फैसला आया, जिनकी हालत गंभीर है। रूस ने दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार कहलाने वाली अपनी नई मिसाइल के 3 टेस्ट इसी साल करने का ऐलान कर दिया। दावा है कि रूस की यह मिसाइल उसका ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर एक बार चल गई तो इंग्लैंड और वेल्स जैसे देशों जितना बड़ा इलाका दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए अमेरिका और उसके मित्र देशों ने इस मिसाइल को सेटन यानी शैतान का नाम दिया है। 208 टन की रूस की मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ऐसा परमाणु हथियार जिसकी जद में दुनिया का लगभग हर कोना होगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसके आगे दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा में गिराया गया बम तक महज एक टीजर साबित होगा, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत उस बम से भी 20,000 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल घातक इसलिए भी है क्योंकि ये लॉन्च होते ही आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से ऐसे फुर्र होती है कि दुश्मन देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी गच्चा दे सकती है। कोरोना संकट में ऑक्सीमीटर भी महंगा हो गया। कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली में ऑक्सीमीटर की मांग बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतें भी दुगनी से ज्यादा बढ़ गई। बताया गया कि जो कंपनियां ऑक्सीमीटर बनाती हैं उन्होंने मांग बढ़ने पर उसके दाम भी बढ़ा दिए। ये पहले 1000-1200 तक का बेचते रहे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है। हालांकि कई जगहों पर यह बात भी पता चली कि दवा की दुकानें ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ऑक्सीमीटर को महंगा बेच रही हैं। 3600 के लगभग MRP प्रिंट है, ये दुकानदारों को मिल रहा है 1600 रुपए का, और उसके बाद वो अपना मार्जिन लगाकर आपको बेच रहे हैं 3000 रुपए में या 2500 रुपए में। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि शनिवार तक राजधानी के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। इसके लिए हरियाणा से कम पानी छोड़े जाने को वजह बताया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता दीपक कर्मा का कोरोना से निधन हो गया। दीपक पूर्व कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे थे। उनके निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। मुंबई में भी जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पास्कल सल्धाना नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। उनकी जो वाइफ है वो काफी बीमार रहती है, उन्हें खुद ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत रहती है, उसके बावजूद गहने बेचकर लोगों के तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की शुरुआत की। इतना ही नहीं, कोरोना संकट में ये परिवार अब गरीबों को राशन बांटने की तैयारी भी कर चुका है। हम लोग ने 300 किट का राशन का बनाया है, काम चालू है। वो काम चालू है, वो हम अभी बांटने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान के पास एक निजी अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अस्पताल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन को इस बात की खबर मिली थी कि वहां तय कीमत पर काफी ऊंचे दामों पर दवाइयां बेची जा रही हैं और इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद दवाइयों की ऑडिट भी करवाई जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए। अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि ऐसे मरीजों को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो दिल्ली सरकार के पोर्टल
delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त उनको अपनी फोटो, आधार कार्ड और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और अगर किसी का सीटी स्कैन हुआ है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद उस जिले के डीएम ये तय करेंगे कि किनको ऑक्सीजन की जरूरत है, किनको नहीं, और इसी आधार पर ई पास जारी किया जाएगा जिस पर यह लिखा होगा कि किस तारीख को किस जगह, किस समय और किस डिपो से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए अलग अलग जगहों पर लग रही लंबी कतारें देखने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह आदेश जारी किया। कोरोना संकट से भारत को उबारने के लिए दुनिया के कई देश मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड से एक विमान 600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 वेंटिलेटर के साथ भारी मात्रा में दवाइयां और उपकरण लेकर दिल्ली पहुंचा। वहीं नीदरलैंड में भी इस महामारी से लड़ने में भारत की मदद करते हुए करीब 500 वेंटिलेटर और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विमान भिजवाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कुछ पुलिस वालों ने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। वहां राज्य सरकार ने बेकाबू हो रहे हालात पर लगाम लगाने के लिए 17 मई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले सड़कों पर उतर आए और लोगों को इस बारे में जागरूक किया। पुलिस की इस टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राज्य सरकार के इस फैसले को पहुंचाने की कोशिश की ताकि कर्फ्यू के नियमों को सब लोग माने। सड़कों पर उतरी इस टीम ने दुकानदारों को हिदायत दी कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। दुकानदारों को आगाह कर रहे हैं कि वो अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी नो मास्क नो सर्विस का पालन कराएं। इन पुलिस वालों ने बाजार से लेकर बस अड्डे तक भीड़ भाड़ वाली ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने घूम घूम कर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश न की हो।